हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपी हेड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो GS1 का टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो वाला पोर्शन 1 को में कवर करेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की बात करें तो स्टार्ट होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से। तो 22 फरवरी 1947 में जब ब्रिटिश पीएम एटली थे, उन्होंने अनाउंस किया था ट्रांसफ़र ऑफ पावर कि जून 1948 तक हो जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 में ही पार्टीशन प्लान आया, और जिसमें बंगाल और बिहार का पार्टीशन की बात की गई, और सिलहट और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इसमें रेफरेंस था, एंड कमीशन इस्टेब्लिशमेंट था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पार्टीशन प्लान 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये पुटअप किया गया, एंड रेडक्लिफ कमीशन इस्टेब्लिश किया फॉर पार्टीशन। और उसमें बोला गया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस दी जाएगी, एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर होगा इन बोथ द डोमिनियंस, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों को। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की बात की गई थी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी क्या होता है कि इट रिफर्स टू द राइट्स ऑफ स्टेट्स which flows from the relationship with the crown will cease to exist, and all the rights जो हैं जो स्टेट के पास थे have surrendered shall be returned to them ना। तो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राइट्स उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। एंड जो सिंपली इट वाज ना स्टेटस को एंटे स्टेटस। एंड उस समय 500 से 565 जो है प्रिंसली स्टेट थे, जो कि 48% इंडियन लैंड और 28% इंडियन पॉपुलेशन कंप्राइज करते थे। 25 जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को एड्रेस किया था, और इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें था कि 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो सरेंडर करने होंगे अपने यूनियन को, लाइक डिफेंस, फॉरेन रिलेशन और कम्युनिकेशन। और जो मेनी ऑफ द स्टेट जो थे दे एग्रीड ना टू दिस इंडियन चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। केवल 6 जो लोग हैं वो एग्री नहीं किए थे, उसमें से 3 को प्री इंडिपेंडेंस में बाद में 15 अगस्त के पहले तक ना 25 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में उन लोगों को एग्री करा लिया गया था, लाइक त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर को। और कुछ लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हुए एग्री, लाइक जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। तो जो सोशल चेंजेस हो रहे थे प्रिंसली स्टेट्स में, उनमें उसके से इंटरनल अनरेस्ट था ना, जैसे कि रिसेंटमेंट्स थे वहाँ के लोगों में, और इमरजेंस ऑफ लीडरशिप हो रही थी ना। जो अवेकेंड पीपल थे वो सब मिलकर प्रजामंडल बना लिए थे प्रिंसली स्टेट में। और एक्सटर्नल प्रेशर्स था, लाइक लॉर्ड माउंटबेटन का। उसके अलावा कांग्रेस ने भी प्रॉमिस किया था कि देयर शुड बी राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस ना। और जो प्रजामंडल थे वो बोथ प्रिंसेस और ब्रिटिश रूल दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे फॉर क्लेमिंग देयर राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो जो बैकग्राउंड था ऑफ एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वो किन किन वजह से फॉर्म हुआ, तो सबसे पहला तो सेपरेशन ऑफ पीपल किया था प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट में जो लोग थे वो ऑटोक्रेटिकली रूल उनको किया गया था। इकोनॉमिक बर्डन था ड्यू टू हैवी टैक्सेशन, और एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज जो है बैकवर्ड थी इन एरियाज में। सोशल रेवेन्यू जो थे ये लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ रूलर्स थे उनके लिए एक्सपेंड किया जाता था। पीपल को इग्नोर किया जाता था, उनके वेलफेयर को इग्नोर किया जाता था। और इसके अलावा नेशनलिज्म और यूनिटी जो है अमंग पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट ये मर्ज हो चुकी थी। दूसरा, रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एट द ऑनसेट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इट हैड इम्पैक्ट ऑन द पीपल लिविंग इन प्रिंसली स्टेट ऑल्सो। और जो है इसके अलावा इनसी ने प्रपोज किया था कि उनको फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाए पीपल ऑफ स्टेट्स को। इट लेड टू दी अवेकनिंग ऑफ लोकल पीपल, और प्रजामंडल उन्होंने फाइट बनाया फॉर राइट टू सेल्फ गवर्नेंस के लिए। और दूसरा जो है अपना लैप्स ऑफ पैरामाउंसी जो हो रही थी, इट क्रिएटेड ग्राउंड वेयर स्टेट स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग द इंडिपेंडेंस। इसकी वजह से आईएनसी लीडरशिप ने भी डिक्लेयर किया था दैट प्रिंसली स्टेट डू नॉट हैव राइट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और इन आइसोलेशन ना। एंड दिस ऑल्सो क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर एनेक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो इंडिविजुअल फैक्टर्स जो थे जो प्रिंसली स्टेट के एनेक्सेशन के लिए हुए, तो अगर हम प्री जो है इंडिपेंडेंट वालों को देखें तो सबसे पहले त्रावणकोर। तो अभी जो प्रेजेंट डे केरला और ना एडजॉइनिंग सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये त्रावणकोर उस समय बना रहा था। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपना सी रूट यहाँ से ट्रेड वगैरह होता था, और हाई लिटरेसी रेट थी यहाँ की। और जो मोनाजाइट सैंड था वो रिजर्व था यहाँ त्रावणकोर में, जो कि थोरियम जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
और यहाँ के एक दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर ना, एंड ही हैड सपोर्टेड जिन्ना एंड इट्स जो है जिन्ना की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी ग्रेट ब्रिटेन, उसको सपोर्ट किया था ये इन्होंने, सीपी रामास्वामी अय्यर ने। इन्होंने अनाउंस कर दिया टू बी रिमेन इंडिपेंडेंट ना, एंड वन डे he was attacked by Kerala Socialist Party workers and he was admitted in ICU and instrument war accession was signed during that time। फिर भोपाल में हिंदू मेजोरिटी एरिया था, वो रूल किया जाता था, एक मुस्लिम लीडर थे हामिद उल्ला खान के द्वारा, एंड उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के इंसिस्ट पे बाद में एग्री कर लिया था टू एक्सीड टू द इंडिया। फिर जोधपुर में हिंदू मेजोरिटी एरिया था, रूल बाई जो है हनुमंत सिंह एक रूलर थे उनके द्वारा, एंड जोधपुर में देर वॉज लॉट ऑफ कंसेशन दैट वॉज ऑफर्ड टू जोधपुर बाई मोहम्मद अली जिन्ना, एंड लाइक फ्री इम्पोर्ट टू आर्म्स, यूज़ ऑफ कराची पोर्ट ना जो पास में था उसके, एक्सेस टू जोधपुर सिंध रेलवे लाइन। हाउएवर द स्टॉक फेल्ड एंड फाइनली जोधपुर जो है उसने भी एग्री कर लिया था टू एक्सीड टू इंडियन यूनियन। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जुड़े उनकी बात करें तो जूनागढ़ में हिंदू मेजोरिटी एरिया था जो मुस्लिम रूलर्स द्वारा रूल किया जाता था। 15 अगस्त 1947 में जूनागढ़ ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो है अब पाकिस्तान से एक्सीड कर रहे हैं, और 13 अगस्त 1947 को पाक ने एक्सेप्ट भी कर लिया था इनका जो है जूनागढ़ का एक्सेशन, एंड एज ए रिजल्ट जो लोकल पॉपुलेशन थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान 7 नवंबर 1947 को जो दीवान थे शाह नवाज भुट्टो उन्होंने इंडिया से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। फरवरी 1948 में बाद में फिर प्लेबिसाइड भी कंडक्ट कराया गया, उसमें सारे जो है पीपल ने वोट किया फॉर जूनागढ़ मर्जर विद इंडियन यूनियन। फिर हैदराबाद जो है लार्जली प्रिंसली स्टेट था उस समय का, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑल्सो, एंड वॉज गवर्न बाई मीर उस्मान अली जो कि एक कम्युनल लीडर था। 95% जो है पॉपुलेशन जो की हिंदू थी, लेकिन जितने भी इलेक्ट पोजीशन थी दे वर ऑल ऑक्यूपाइड बाय मुस्लिम्स, लाइक आर्मी में पोजीशन, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब जगह मुस्लिम लोग थे जो 15% जो थी उस समय। थ्री फोर्सेस जो है दे वर एक्टिंग एट दैट टाइम इन दी हैदराबाद। एक तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस थी जो कि एनेक्सेशन विथ इंडिया चाहती थी। फिर काउंसिल ऑफ यूनियन ऑफ मुस्लिम्स ना, जिसको मजले से इत्तेहाद उल मुसलमानी बोलते थे, they did not wanted annexation in India and to prevent the hegemony of Muslim, ये चाहते थे। एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना थी फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट, एंड ये अगेंस्ट मीर उस्मान अली जो है थे, और ये चाहते थे इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द हैदराबाद, एंड दे आल्सो फॉर्म अ पैरेलल आर्मी कॉल्ड एज रजाकार्स ना, लेड बाई एन ऑर्थोडॉक्स कम्युनल लीडर कासिम रिजवी, और इसकी वजह से कम्युनल होलोकॉस्ट हुआ था अगेंस्ट हिंदूज। कैसे हुआ था ये, तो हैदराबाद जो है नॉर्मली उस समय मतलब उस समय के अभी भी लैंडलॉक्ड एरिया है, एंड जो कि रिच और काफ़ी वास्ट एरिया था। 85% जो है पॉपुलेशन बताया कि हिंदू थे, जो कि मीर उस्मान अली गवर्न करना था। और ये लोग जब एनेक्सेशन नहीं किए अपना इंडिया में, तो सरदार पटेल ने बोला था कि हैदराबाद वॉज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी, एंड इंडियन इंटीग्रिटी के लिए भी वो ज़रूरी है। उन्होंने बोला था कि वन कैन सर्वाइव विदाउट लिम्स बट नॉट विदाउट मिडरिफ ना, तो ये मतलब बीच में रीढ़ की हड्डी है और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। निजाम ने पैरामिलिट्री टास्क फोर्स जो थी इनके नयाकार ये डिप्लॉय कर दी थी अंडर द कासिम रिजवी टू स्टॉप पीपल्स अपराइजिंग, और कम्युनल होलोकॉस्ट हुआ बाई रजाकार्स। और इनिशियली जो लीडरशिप थी वॉज अगेंस्ट द मिलिट्री जो है इंक्वायरी इन दी हैदराबाद एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन वॉज नॉट साइंड, सो देयर वॉज अ फियर ऑफ वॉर ना एट दैट टाइम। मल्टीपल राउंड्स ऑफ निगोशिएशन हुए उस समय, अगर हैदराबाद स्टेटेड दैट their freedom is non-negotiable, or Hyderabad was even allowed to make laws to maintain force. However, India will only intervene on the grounds of external threat. इतना कंसेशन तक दे दिया गया था। इनिशियली निजाम एग्री कर गए थे, लेकिन उसके बाद रिफ्यूज़ कर दिया इस पर भी। तो 10 सितंबर को फाइनली जो है फाइनल कॉल हुई बाई निजाम, और 13 सितंबर को मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुआ हैदराबाद में, ऑपरेशन कैटरपिलर ना या ऑपरेशन पोलो। और 17 सितंबर को 4 दिन में ही निजाम एग्री टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और रजाकार को बैन कर दिया गया, कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया था। लास्ट है अपना जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है
कहानी है जो 5 जो है डिस्टिंक्ट एरिया थे जम्मू कश्मीर में। एक जम्मू, वैली ऑफ कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान। और दीज आर दी कल्चरली हेट्रोजिनस एरियाज। और सिंस 19th सेंचुरी ये डोगरा डायनेस्टी थी वहाँ पे, उनके अंडर में रूल होता था। और 1925 ऑनवर्ड्स राजा हरी सिंह थे जो कि एक लीडर थे हु वाज बाइस्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स। और 1932 में शेख अब्दुल्ला जो लीडर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। 1938 में ही renamed his party as नेशनल कॉन्फ्रेंस। और 1946 में ही मैनेज्ड अ रिवॉल्ट एंड वाज आस्क्ड महाराजा हरी सिंह टू क्विट फ्रॉम द पावर। इस वजह से शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया था अंडर द सेडिशन चार्जेस। और 1936 में जब हरी सिंह रूल कर रहे थे, द हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पेट्रोलिस्ट क्लास जो कि मोस्टली मुस्लिम थी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II दे बिकेम पॉलिटिकली इनलाइटेंड एंड डिसाइडेड टू रेबल अगेंस्ट द हरी सिंह। सितंबर 1947 में सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक हुए बिटवीन महाराजा हरी सिंह एंड पूंछ रिबेलर्स के द्वारा। और यहाँ पे जो है ट्राइबल इन्वेशन जब आफ्टर 15 अगस्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था विद पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट 22 अक्टूबर को ब्रोक कर दिया था और पूंछ में ना क्राइसिस शुरू हो गई थी बाई रिबेलर्स। इसके अलावा ट्राइबल इन्वेजन पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट हुआ था और जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री बैक्ड था। और ये जो इन्वेडर्स थे पाकिस्तान की तरफ से, ये मुजफ्फराबाद होते हुए फिर उरी और महूता होते हुए 24 से 25 अगस्त 1947 को ये वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पावर स्टेशन जो है कट कर दिया था पावर स्टेशन से, जाके जिससे श्रीनगर की लाइट चली गई थी। रास्ते में बारामूला पड़ा था, वहाँ पर लार्ज स्केल मैसाकेर किया था। और बारामूला मैसाकर श्रीनगर से 32 किलोमीटर ही दूर था। तो इस ग्रेव सिचुएशन में जब जो है फाइनली राजा हरी सिंह जो है उन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन। और उसके बाद इंडियन फोर्सेस थी, उन्होंने उनको इन्वेडर्स को रिपेल किया। फरवरी 1949 में बाद में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उस पर अलॉन्ग जो है जहाँ तक रिपेल किया था, बाद में सीज फायर लाइन को, वो सीज फायर लाइन थी, बाद में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल डिक्लेयर किया गया 1971 वार के दौरान। इसके पाकिस्तान के साइड वाला एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान ये एरिया है। और उसके इंडियन साइड अपना इंडियन जम्मू पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो है जो एक सिल्टारो रिज थी और सांगशाम ट्रैक था, सांगशाम वैली, ये बाद में पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। जब प्रिंसली स्टेट आए एनेक्स हुए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया गया, तो आर्टिकल 291 में ये बोला गया है, टॉक्ड अबाउट प्रीवी पर्स ना, जिसमें 8.5% ऑफ एनुअल रेवेन्यू ऑफ स्टेट जो है ये दिया जाएगा। और आर्टिकल 362 में इट टॉक्ड अबाउट राइट टू क्लेम और रिटेन टाइटल ऑफ पैलेसेस एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो है ये दोनों आर्टिकल 291 और 362 ये किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 291 में ये भी लिखा था कि जो प्राइवेट पर्स है इसमें द अमाउंट कैन जो है नीदर द अमाउंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। और आर्टिकल 362 में बोला गया था कि जो भी टाइटल्स वगैरह हैं ये जो है रिटेन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था। ट्राइबल कंसोलिडेशन, ये तो प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हो गया। उस समय बहुत से ट्राइबल्स भी थे इंडिया में आज़ादी के बाद, तो उनका कंसोलिडेशन कैसे किया गया है, तो वो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है। तो ट्राइबल्स कौन थे, तो दे आर दी होमोजिनस जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड थे। देयर वाज शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कल्चरली डिस्टिंक्ट थे और उनका डिस्ट्रिक्ट मीन और लिवलीहुड था। प्री ब्रिटिश इश्यूज थे कुछ, लाइक अपना जो दे ट्राइबल्स जो है दे वर लिविंग इन दी आइसोलेटेड इन हिल्स एंड फॉरेस्ट एरिया। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड में ना पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस हुआ, उसकी वजह से उनका आइसोलेशन डिस्टर्ब हुआ और उनका लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर राइट भी जो है लॉस हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है एरा में फिर
कैसे इनको कंसोलिडेट किया जाए, उसके लिए जो है पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, कई अलग अलग टाइप के लोगों ने अपना अलग अलग अप्रोच दिया। अकॉर्डिंग टू सेंसस जो है 8.6% पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इन इंडिया। 705 ट्राइब्स हैं जो कि एसटी लिस्ट में आती हैं। 90% ऑफ दी जो एसटीज हैं दे लिव इन द रूरल एरिया। तो देयर इज अ फिनोमेना ऑफ रूरलाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। 75 इसमें से जो 705 में 75 जो है पीवीटीजीज है ना। पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ना, ये एक्सट्रीम जो है ट्राइबल ग्रुप्स है। और रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल्स जो है ये हुआ एज देयर आइसोलेशन वाज इरोडेड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स, मिडिलमैन जो थे, इन्होंने ट्राइबल एरिया को इन्वेट किया और उनका ट्रेडिशनल लाइफ को डिस्टर्ब किया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। एंड दे वर जो ट्राइबल्स थे दे वर इनकर्ड बाई इन डेप्ट एंड लॉस्ट देयर लैंड्स टू आउटसाइडर। और उनके जो स्टेटस थे वो लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और टीनर्स में से रिड्यूस हो गया था। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड देयर इंडिजिनस कल्चर, उनका कन्वर्जन किया लार्ज स्केल। और जो कोलोनियलिज्म है ऑल्सो अल्टर द ट्राइबल रिलेशन विद द फॉरेस्ट ना, क्योंकि जो ऑन द नेम ऑफ टू कंजर्व फॉरेस्ट ना एंड फैसिलिटेट देयर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल रूलर्स ने कई जो है फॉरेस्ट लैंड जो है अपने अंडर फॉरेस्ट लॉ ले आए थे। एंड विच हैड फॉरबिडन दी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्राइबल्स फॉर यूज ऑफ फॉरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से भी उनके लिवलीहुड प्रभावित हुआ। और ऑल दिस जो है फैक्टर्स रिजल्टेड इन टू वेरियस ट्राइबल रिवॉर्ड्स इन ब्रिटिश पीरियड लाइक मुंडा रिवॉर्ड, संथाल अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था जब आज़ादी के बाद द बिगेस्ट चैलेंज वॉज देयर कंसोलिडेशन ना। उसके लिए 3 अप्रोच थे। आइसोलेशनिस्टिक एक अप्रोच था, आइसोलेशनिस्टिक, तो उसमें एक विलियर एल्विन थी, उन्होंने इसको दिया था। उन्होंने बोला था कि लीव ट्राइबल्स ऑन देयर ओन अनकंटामिनेटेड बाय द मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंस ना। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम अप्रोच हो गया। दूसरा एक्सट्रीम अप्रोच है एसिमिलेशनिस्ट अप्रोच, जिसमें जीएस घुरे द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि ट्राइबल्स आर नथिंग बट बैकवर्ड विद हिंदूज ना, एंड दे नीड टू बी ब्रॉट विद इन दी फोल्ड ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो उसको एसिमिलेट कर लीजिए। इन दोनों ही एक्सट्रीम अप्रोचेस से के बीच में एक इंटीग्रेशन अप्रोच था, क्योंकि नेहरू जी ने दिया था। और उन्होंने बोला था कि जो आइसोलेशन जो है वो तो ये डिजायरेबल ही नहीं है, और एसिमिलेशन अगर होगा तो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ ट्राइबल सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन जो है एक सजेस्ट किया था, जिसमें ट्राइबल्स एरिया हैव टू प्रोग्रेस एंड दे हैव टू प्रोग्रेस बाय देयर ओन वे, ये उन्होंने बोला था। एंड टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, पंचशील पॉलिसी ऑफ ट्राइबल्स वॉज सजेस्टेड, जिसमें ट्राइबल शुड डेवलप अलॉन्ग देयर ओन लाइन्स और ट्राइबल राइट इन द लैंड एंड फॉरेस्ट नीड टू बी रिस्पेक्टेड। उसके अलावा कोई ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा उनके ऊपर। ट्राइबल असिस्टेंट जो है शुड बी सीक्ड वाइल मैनेजिंग दी पॉलिसी एंड इकॉनमी। प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस किया जाएगा। तो ये 5 जो है आधार पे पंचशील पॉलिसी है ये फॉर ट्राइबल रजिस्ट्रेशन के लिए ना, कि क्या क्या हो गया उनको अपनी लाइन पे डेवलप करना है। राइट ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट जो है उनको रिकोगनाइज करना, रिस्पेक्ट करना, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, और ट्राइबल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पॉलिसी मेकिंग में, और ट्राइबल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। ये 5 पंचशील पॉलिसी थी ट्राइबल कंसोलिडेशन की। इसके अलावा ट्राइबल शुड बी ट्रेन्ड टू अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट without too many outsiders being inducted. इसके अलावा the index of tribal development should be the quality of life and not the money spent. quality of life पे ज़्यादा फोकस करना है। and tribal development should undertake without disturbing the tribal social and cultural institutions. ये बात की गई थी ट्राइबल कंसोलिडेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रहे ट्राइबल्स के लिए, तो जो है डिफाइन किया गया है इसको अंडर 366 एंड 342। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया गया है बाई 330 आर्टिकल 332, 243D, 243T के अंडर में। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रिजर्व किया गया है अंडर आर्टिकल 15, 16, 46, 335। एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्न करना है अंडर शेड्यूल 5th एंड 6th। कल्चरल प्रोविजंस है लाइक आर्टिकल 29 है। और एजेंसी ऑफ मॉनिटर है जिसमें आर्टिकल 338 के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा लीगल प्रोविजंस है लाइक अपना पैसा है, FRA फॉर एफॉरेस्टेड एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है लाइक वंधन योजना है, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है, मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब है। और ट्राइफेड है।
लैक्यूने कौन कौन से हैं? तो रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एफोर्ट्स कुछ लैक्यूनेस हैं, लाइक वीक एग्जीक्यूशन of provisions and policies, ineffectiveness of state government and administration of the policies, misappropriation of fund है allotted for tribal welfare, ineffective functioning of tribal advisory council है, lack of trained administrative personnel है with respect to tribal governance, lack of awareness among tribals with respect to right and entitlement है, elevation of laws preventing the loss of land to the outsiders, development led displacement policies of government है, neglect of primary education in tribal languages है, emergence of class differences among tribals due to unequal distribution of benefit of affirmative actions, cultural elitism है, जो treatment of tribals है into inaccessible stretches due to loss of land, cultural dominations, unemployment etc. तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है स्टिग्मेटिक एटीट्यूड है ऑफ मेनस्ट्रियल सोसाइटी टुवर्ड्स ट्राइबल्स, वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, एंड दिस आल्सो हैज़ लेड टू द फेलियर टू डिलीवर एट ग्राउंड लेवल। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर अलग से इश्यूज हैं, लाइक कल्चरल इथनिक डाइवर्सिटी है, इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट जो है ये गवर्न है इन आइसोलेटेड मैनर हिस्टोरिकली रहा है, लाइक बंगाल फ्रंटियर एक्ट था 1873, उसी के अंडर में अलग से ही गवर्न किया जाता था। जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, लाइक अपना चिकन नॉक कॉरिडोर है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी विद मेन लैंड पुअर हो रहती है, 99% जो एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरा नॉर्थ ईस्ट का, फियर ऑफ इलीगल माइग्रेशन है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, लाइक जो है उनको नॉर्थ ईस्ट टैग के अंदर में एक होमोजिनस पीपल का वो ट्रीट किया जाता है, जबकि बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है वहाँ पे, अफस्पा जो है इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पे, चेंज ऑफ इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स होता रहता है, गोल्डन ट्रायंगल है ना जिसकी बगल में अपना लाओस म्यांमार कम्बोडिया का, थाईलैंड का, जिसमें हाई क्राइम रेट रहता है, चेंज इन डेमोग्राफिक्स है, और एक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज है वहाँ पे, रिलीजियस कन्वर्जन लार्ज स्केल पे हुआ है। ये सारी इश्यूज है नॉर्थ ईस्ट के अलग से। और अगर हम लोग ट्राइबल्स की वो बात करें तो इसके लिए पीवीटीजीज जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल्स में भी अलग से जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्या क्राइटेरिया है पीवीटीजी डिसाइड करने के लिए? तो एक तो प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, लो लेवल ऑफ लिटरेसी और स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये 4 डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं उनको पीवीटीजीज बोलते हैं। और क्या और वे फॉरवर्ड हो सकते ट्राइबल कंसोलिडेशन के लिए? तो एक ज़ाज़ा कमेटी थी, वर्जीनियस ज़ादा के अंडर में ये बनी थी 2013 में, उन्होंने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल स्टडी किया था, उन्होंने 5 जो है रिकमेंडेशन दिया था फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। क्या क्या? एक तो ग्राम सभा को पावर जो है उसको बढ़ाना है, टू बी इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू लैंड एलिनिएशन, and unused land should be acquired and used for tribal rehabilitation. On the line of Andhra Pradesh, जो माइनिंग राइट है इट शुड बी गिवन टू द ट्राइबल कोऑपरेटिव्स। इसके अलावा स्टडी करना होगा, इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लार्ज स्केल डैम, स्मॉल साइज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही डेवलप करना है ताकि जो डैम इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट है ये सब ना हो। अपॉइंट करना है एक जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट दी नक्सल एरियाज जो कि रजिस्टर्ड हैं अगेंस्ट ट्राइबल्स, नक्सल केसेस जो रजिस्टर्ड हैं अगेंस्ट ट्राइबल, ताकि जो झूठे केस हैं अगर उनको गड़बड़ केस है उनको हटाया जाए। इसके अलावा कुछ और वेज हैं जजा कमेटी के अलावा, तो अपना जुडिशियल यूज़ ऑफ पंचशील पॉलिसी ये करना है। इसके अलावा जो एफआरए और पैसा जहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ना उसको डिले को टैकल करना है, और इंक्रीज करना है 4A क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरिया लाइक स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन करना है बाई NGO, सिविल सोसाइटी एंड लीडरशिप टू ड्राइव अवे द मिसट्रस्ट बिटवीन ट्राइबल्स एंड आउटसाइडर्स।
और क्रेडिबल डेटा कलेक्शन करना है ताकि डिसेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग हो, उसकी वजह से पीस मीनिंग इंजीनियरिंग अप्रोच हो ट्राइबल कंसोलिडेशन के लिए। प्रमोशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज करना है एटलीस्ट एट दी प्राइमरी लेवल पे, ट्राइबल लैंग्वेजेस में ही सब चीज़ पढ़ाई वगैरह हो। तो ये हो गया ट्राइबल कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है अपना फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी हम लोग देख लेते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी है ये टू मेंटेन जो है वर्ल्ड पीस एंड टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, टू हेल्प कॉलोनियल एंड एक्स्ट्रा कॉलोनियल एक्स कॉलोनियलिज्म है उसके अगेंस्ट फाइट करना, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो बाकी सारे जो है हमारे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उससे हमने अचीव किया ना फॉरेन पॉलिसी का जो हमारे प्रिंसिपल है, और जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है इसमें पंचशील पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी का उसमें बात की गई है। तो ये करके देखते हैं हम लोग पहले नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तो क्या वो था ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ इसका, तो ये हम लोग देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है इसका टू प्रमोट पीस, टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टू फेस द चैलेंज कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नेहरू द नॉन अलाइनमेंट इज नॉट immoral neutrality, but the freedom to decide on every issue on the basis of its merit। मॉरल न्यूट्रलिटी नहीं कि हम तो न्यूट्रल है ना, ऐसा नहीं, हर चीज़ को मेरिट पे डिसाइड करना है। रेशनल क्या है नाम का, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जो है वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू पावर ब्लॉक्स ना, और एज अकॉर्डिंग टू दी नेहरू जी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका है विल गेन नथिंग ना बाई अलाइनिंग विद देम विथ एनी ऑफ द पावर ब्लॉक ना, इसलिए अपना अलग रहना है। और नाम सिंबलाइजेज द स्ट्रगल ऑफ नेशंस टू इंश्योर देयर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। कैसे इवॉल्व हुआ, तो सबसे पहले 1927 में ही एक ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ज्वाइन किया गया था बाई कंट्रीज हु आर सफरिंग फॉर कॉलोनियलिज्म, और नेहरू वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस, and it was decided that all the colonies should unite and fight for the cause of people's right for self determination। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली कॉन्फ्रेंस थी 1947 में। तो इंडिया वाज द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन एट दैट टाइम एंड देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स एंड इंडिया ना जो यूएस और यूएसएसआर थे, तो इंडिया वाज हेजिटेंट टू जॉइन एनी ऑफ देम एंड सो द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एंड वाज अटेंडेड बाय एशियन नेशंस टू क्रिएट सपोर्ट फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। थीम थी इसका एशियन इंडिपेंडेंस एंड इट्स असर्शन एट वर्ल्ड स्टेज। 1953 में कोरियन वॉर था, तो कोरियन वॉर जो है साउथ कोरियन पेनिनसुला में लड़ा जा रहा था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, दोनों 38 डिग्री पैरेलल जो लैटिट्यूड है उससे डिवाइड होते हैं। और नॉर्थ कोरिया जो है सोशलिस्ट कंट्री थी, यूएसआर सपोर्टेड, और अपना चाइना भी थी, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में यालू रिवर पड़ती है। तो और साउथ कोरिया जो है कैपिटलिस्टिक नेचर की थी, यूएस सपोर्टेड था। तो नॉर्थ कोरिया जो है उसने 38 डिग्री पैरेलल जो है क्रॉस किया एंड रीच टू द विसिनिटी ऑफ साउथ कोरिया एंड एट दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिंग रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर नॉर्थ कोरिया एज एन इनिशियल अग्रेसर। इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ दिस रेजोल्यूशन। फिर बाद में यूएस इमीडिएटली रेज्ड द सेकंड रेजोल्यूशन। इसमें यूएस आस्क्ड डिफरेंट कंट्रीज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू साउथ कोरिया बाय सेंडिंग देयर फोर्सेज एंड फॉर्म ए यूनाइटेड कमांड। इंडिया ने इसमें एब्सेंट कर दिया था वोटिंग से, एंड क्योंकि इंडिया बिलीव दैट इट विल बी एन एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी कंट्री। इसके अलावा जो है एक यूनाइटेड कमांड जो फॉर्म हुआ उसने नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को पुश बैक किया और 38 डिग्री पैरेलल को भी क्रॉस किया और वेंचर किया नॉर्थ कोरिया टेरिटरी को, और दे वर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स येलो रिवर। और चाइना आस्क इंडिया टू टोल्ड यूएस टू स्टॉप, और चाइना डिप्लॉयड इट्स फोर्सेस बियॉन्ड द येलो रिवर अगेंस्ट दिस यूनाइटेड कमांड। यूनाइटेड स्टेट ने इसके लिए थर्ड रेजोल्यूशन लाया टू डिक्लेयर चाइना एज इनिशियल अग्रेसर। इंडिया ने उस समय सपोर्ट किया चाइना को और वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन। तो 3 रेजोल्यूशन था, तीनों में इंडिया ने अलग चीज़ किया। उसके बाद इंडिया जो है voted against the major powers of the United Nations to prevent the entry of outside powers in this conflict, और India was made the chair
मेड टू चेयर दी न्यूट्रल नेशंस जो है रिपेट्रिएशन कमीशन, उस समय इंडिया चेयर किया था। एंड जो कोरिया वार था, इट टेस्टेड इंडियाज जो है फेथ इन दी नॉन अलाइनमेंट एंड इट्स कमिटमेंट फॉर पीस। फिर अपना बार्डूम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में, जो कि फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। और इसने कॉलोनिज्म और न्यू कॉलोनिज्म को अपोज किया। इट लेड डाउन द प्रीएम्बल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि पंचशील पॉलिसी थी। पंचशील पॉलिसी में क्या क्या है, 5 चीज़ें हैं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड नॉन अग्रेशन एंड इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये चीज़ होना चाहिए। ये नाम का वो है पंचशील पॉलिसी। फिर स्विस कैनाल क्राइसिस हुई थी 1956 में। तो अकॉर्डिंग टू जो है जो कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो एंशियंट सिटी है, जो अभी प्रेजेंट इस्तांबुल है, तो 1888 में ये हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है कन्वेंशन 1888 में। तो स्विस कैनाल जो थी, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इजिप्ट जो है डिक्लेयर किया गया था। और जो भी यूज़र नेशन है जो स्विस कैनाल को यूज़ कर रहा है, कैन यूज स्विस कैनाल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल है। एंड फॉर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द इजिप्ट टू अबंडन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बाय यूरोपियन कंट्रीज, दे स्टॉप फाइनेंशियल हेल्प ना टू एसवान डैम ना, जो कि नाइल रिवर पे बन रहा था। तो इसकी वजह से इजिप्ट ने रिटेलिएट किया और नेशनलाइज कर दिया नेशनलाइज कर दिया स्विस कैनाल को, ताकि पूरा होल जो है उसी का कंट्रोल रहेगा। ब्रिटेन डिमांड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कैनाल, और इंडिया ने समय ब्रोकर किया था पीस टॉक बिटवीन इजिप्ट एंड ब्रिटेन। एंड इंडिया प्रपोज ए सोल्यूशन एट लंदन कॉन्फ्रेंस, जिसमें बोला गया था कि एक इजिप्शियन कंट्रोल ओवर स्विस कैनाल रहेगा, एडवाइजरी रोल रहेगा इनके यूजर्स का, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होगा इन अकॉर्डेंस विद यूएन चार्टर। ये इंडिया के प्रयास से ये कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ आया। फिर जो है अपना हंगरी कॉन्फ्लिक्ट है 1956 की। तो हंगरी वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक एट दैट टाइम, दैट इज टू विड्रॉ फ्रॉम वर्सोवा पैक्ट एंड वांटेड टू बिकम अ न्यूट्रल कंट्री ना उस समय हंगरी में। और इसकी वजह से रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो गया था, जो कि रिवॉल्ट वाज क्रश्ड बाय सोवियत। और इंडियन पीएम जो है उस समय उन्होंने सोवियत जो है यूनियन को क्रिटिसाइज किया था व्हेन इट इंट्रूडेड इन दी हंगरी। एंड he at that time India withstood the considerable pressure even from the Soviet support। उस समय सोवियत सपोर्ट कश्मीर इशू के लिए इम्पोर्टेंट था, फिर भी जो है सोवियत को क्रिटिसाइज किया। एंड हाउएवर यूनाइटेड स्टेट मूव्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूएसआर, और इंडिया ने लेकिन वोटिंग में एब्सेंट कर दिया था इसमें। कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्गो समय एक बेल्जियम की कॉलोनी था जो कि रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। और कटांगा जो है इसका एक कॉपर रिच प्रोविंस था जो कि कॉन्गो से फ्रीडम चाह रहा था। एंड उसकी वजह से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है थ्रेट में आ गई थी कॉन्गो की, और उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। और इसमें इस कंडीशन में आउटसाइड फोर्सेस थी, उनकी भी इंटरवेंशन हुआ, लाइक यूएसआर, बेल्जियम। और कॉन्गो जो पीएम थे, ही वाज assassinated एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी यूएस सपोर्टेड प्रेसिडेंट एंड यूएसआर सपोर्टेड पीएम। तो उस समय 3 मेन फोर्सेस थी कॉन्गो में, जो प्रेसिडेंट था, पीएम थे और आर्मी चीफ थी। प्रेसिडेंट को यूएस सपोर्ट कर रहा था, पीएम को यूएसआर कर रहा था, आर्मी चीफ को बेल्जियम कर रहा था। तो पीएम का असैसिनेशन हो गया ना। उसके बाद इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन हेल्पिंग टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्गो। और इंडियाज प्रोएक्टिव स्टैंड रिजल्टेड इन दी सीज फायर विच ब्रॉट एन एंड टू द सिविल वॉर एंड रिजॉर्टेड टू पीस एंड सेंट्रल अथॉरिटी वाज रिस्टोर्ड। फिर जो है आता है अपना बेलाग्रेड कॉन्फ्रेंस। तो बेलाग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है, इसमें काफ़ी पॉलिटिकल रिकॉग्निशन गैदर कर लिया था एट द ग्लोबल स्टेज। एंड वन ऑफ द कॉज, ये जो नाम का जो इतना सक्सेस है, इट बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ इंडो चाइना वॉर। हम लोग इंडो चाइना वॉर पढ़ते हैं, तो क्या कॉजेस थे इंडो चाइना वॉर के, तो मल्टीपल कॉजेस। तो जो
विद द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत जो था, चाइना बिकेम इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटल डिस्प्यूट विद चाइना, एंड चाइना वॉज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया प्रीवियसली ना, जब उसके पहले तो था नहीं इन्हें। और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल with the defeat of Sikhs in 1946 in Anglo-Sikh War, Britishers gained control over the Ladakh region also. तो उस समय there was two line created for demarcation of border, तो एक जॉनसन लाइन थी और एक मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन थी। तो जॉनसन लाइन है उसके हिसाब से अक्साई चीन वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और जो मैकडोनल्ड लाइन है उसके हिसाब से अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और इसके अलावा अनदर बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें जो कि पार्ट ऑफ शिमला एग्रीमेंट था 1914 का, जिसमें एक मैकमोहन लाइन जो है ये ड्रॉ की गई थी। हाउएवर चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज दिस लाइन इन व्यू ऑफ एंग्लो रशियन एग्रीमेंट। 1907 में एंग्लो रशियन एग्रीमेंट हुआ था, तो वो बोलता है कि ये है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं मैकमोहन लाइन को। एंड चाइना गिव एश्योरेंस टू इंडिया दैट इट विल नेवर क्लेम द इंडियन टेरिटरी, लेकिन उस समय इसने क्लैरिफाई नहीं किया कि व्हाट ही चाइना कंसिडर एज इंडियन टेरिटरी। 1954 में चाइना साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद चाइना, इंडिया साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विद चाइना, और ये डिसाइड किया गया कि जो भी डिस्प्यूट है वो बायलैटरल रिलेशन है, हम उसको अच्छे से वो करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और जो भी रिलेशंस हैं बायलैटरल वो पंचशील प्रिंसिपल से गवर्न होंगे। और इसके वजह से ही इंडिया ने तिब्बत को एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना जो है रिकॉग्नाइज कर लिया 1954 में। 1956 में दलाई लामा जो है असाइलम सीख करने के लिए आए थे, लेकिन नेहरू जी ने उनको डिनाई कर दिया असाइलम। 1947 में एक रिपोर्ट आई उसी समय कि एक हाईवे जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चाइना के अक्साई चीन में ना, एंड इट मेड अ सीवियर डेंट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। चाइना आस्क्ड इंडिया to negotiate the border dispute by trading the claim over Aksai Chin in exchange of the claim of अरुणाचल प्रदेश की। अब अक्साई चीन हमें दे दो, अरुणाचल प्रदेश अपना रख लो। लेकिन ड्यू टू लार्ज स्केल पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू, नेहरू डिनाइड दिस ऑफर एट दैट टाइम। 1959 में दलाई लामा जो है ही अगेन अप्रोच इंडिया फॉर असाइलम, एंड दिस टाइम जो है नेहरू एग्रीड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ना, तो उन्होंने असाइलम उसको दे दिया। एंड हाउएवर चाइना बिकेम एप्रीहेंसिव ऑफ और एज्यूम चाइना इंडिया हैज़ अ एक्सपेंशनिस्ट प्लान इन तिब्बत, और उसकी वजह से रिलेशंस और ख़राब हुए। और अल्टीमेट जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था इंडो चाइना वार का, ये फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ चाइना था। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ चाइना में जो चाइनीज ट्रूप थे वो फॉरवर्ड करते थे इंसर्ट और इनक्लेव करते थे टेरिटरीज को, और जो ये फॉलो किया गया था फॉरवर्ड पॉलिसी, और ये बाद में एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरह आया 20 अक्टूबर 1962 को। और ऑन 26 अक्टूबर 1962 चाइना अगेन आस्क्ड फॉर निगोशिएशन, लेकिन जो है मना कर दिया गया। दी वॉर कंटिन्यूड फॉर अ मंथ ना, इंडो चाइना वॉर जो 1962 में, एंड वाज कंक्लूडेड यूनिलैटरली विथ यूनिलैटरल सीजफायर डिक्लेयर्ड बाय चाइना ऑन 20 नवंबर 1962। उस समय ठंडी वगैरह आ गई थी, अपने आप यूनिलैटरल सीजफायर डिक्लेयर कर दिया चाइना ने, एंड चाइना हैड विड्रॉ ऑल द ट्रूप्स फॉर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है अपना था, and moved 20 kilometer behind the McMahon line ना। However, the areas captured in the Aksai Chin was not returned to India, और this war जो है signifies the victory of China over India as they were successful to claim Aksai Chin. There were some other causes also behind this Indo-China war, that few believe that it was India's imperialistic tendency in तिब्बत ना, क्योंकि ये वॉर करवाया। इसके अलावा कुछ लोग ये बोलते हैं जो चाइना का उस समय ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेलियर हो गया था ना, उसकी वजह से एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन चाइना हो गया था इन ऑर्डर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दी जो हेंडरसन ब्रूक एंड प्रेम भगत की इनकी बुक है, उसमें बोला जाता है कि अपना डोमेस्टिक ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए ये इंटरनेशनल वॉर किया गया था चाइना के द्वारा। इसके अलावा इट वाज आल्सो सेड दैट ग्रोइंग स्टेटस ऑफ चाइना इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ चाइना सोवियत कॉन्फ्लिक्ट एंड आल्सो क्रिएटेड ग्राउंड फॉर दिस इंडो चाइना वॉर। इससे हुआ क्या इंडिया में इम्पैक्ट में क्या है, तो इट वाज अ सीवियर ब्लो टू इंडिया सेल्फ रिस्पेक्ट। और आयरनी ये थी कि जो है द अटैक वाज मेड बाय एनी सोशलिस्ट कंट्री ना, चाइना वाज सोशलिस्ट कंट्री नॉट एनी कैपिटलिस्ट कंट्री। भी ब्रिटिशर्स कैपिटलिस्ट से हम लोग फ्री हुए थे, वो भी सोशलिस्ट का जो है अटैक हो गया। राइट
विंग फोर्सेस थे, उसने काफ़ी नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ किया। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है बैडली इफेक्ट हुआ। नेहरू फेस्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में, फर्स्ट टाइम इन हिज पीएमशिप, एंड नेहरू वाज ब्लेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू जो गार्ड नेशंस इंटरेस्ट, एंड टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ नेहरू वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, एंड however many believed that the cause of war was related to China's compulsion ना, लाइक चाइना को war करना ही था उस समय, क्योंकि साइनो सोवियत रिलेशनशिप डिक्लाइन हो रहे थे, फेलियर ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड आ गया था और इंडिया का स्टेटस बढ़ रहा था। तो ये इम्पैक्ट रहा इसका। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट नेहरू जी का एरा ख़त्म हो गया, और इमीडिएट जो पोस्ट ऑपरेटिव कंसोलिडेशन था ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो है पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक अच्छा लगा तो लाइक करें कृपया, तो सजेशन हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही नए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।